कौशिक चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 3 जजेस, फुल बेंच, 2020 की जजमेंट, वॉल्यूम 10 SCC 92। इसको डिस्कस करते हैं आज इस ऑडियो में। क्या समरी है? बस समरी तो ये है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब, आपके पास अगर जुरिस्डिक्शन का कोई इशू आता है तो वो कैसे आते हैं? या तो कि जनाब आप ऑफेंस को ट्राई नहीं कर सकते जैसे पोक्सो या पीसी एक्ट का, या जनाब आप ऑफेंडर को ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि वो जुवेनाइल है, सेक्शन 27 का बार है सीआरपीसी का ही, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा, या टेरिटोरियल का, जनाब ये तो आप शिमला के जज हैं और ये मंडी का एक्यूज है या पंजाब का है, आप कैसे करेंगे? तो आपको देयर एंड देन उसको डिसाइड कर देना है। और आपका गीता का ज्ञान यानी चाणक्य के रूल 177 से 184 आपकी मदद करेंगे। ये नहीं कि अपील में उठाओ, आपको उठाना तो उसी जज के आगे करेगा जो ट्राई कर रहा है, और यू आर बाउंड। बड़े सिंपल सी बात है। और इसीलिए इन 3 ग्राउंड्स पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन हो जाती है उसको सेटिसाइड किया कि भैया ये क्या आपने आंख बंद करके कर दिया, अभी तक एविडेंस मार्शलिंग नहीं हुआ तो आपने कैसे ट्रांसफर पिटीशन अलाउ कर दिया? ठीक है, क्योंकि यानी एक तरीके से ट्रायल विद इन ट्रायल के लिए एक इंडिकेशन दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का जो ऊपर मैंने बताया 3 तरीके से आपके आगे आता है और आप ही को डिसाइड करना है, तो डेफिनेटली आपको ट्रायल विद इन ट्रायल हो जाएगा। पहले आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को ही एविडेंस लेके डिसाइड करना पड़ेगा। बिना उसको छुए आप ट्रांसफर की एप्लीकेशन को अगर अपीलेट कोर्ट करती है तो वो गलत है। अच्छा, ये तो होगी एक बात। लेकिन इसमें जो बहुत ज्यादा रायता फैला वो 460 461 को लेकर है। 460 461 को लेकर क्या बोलना चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को तो माना कि यार एक बड़ी टेक्निकल बात लिख दी 461 के एल में कि अगर मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है और उस ऑफेंडर को ट्राई करता है, जैसे कि जुवेनाइल है, 18 साल से नीचे है, सेक्शन 27 भी बोलता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी बोलता है कि इसको तो स्पेशल लॉ के द्वारा करना है, आपने कैसे कर दिया, तो वॉइड हो गया। मगर दूसरी तरफ आर्गुमेंट आती है, जनाब 462 भी पढ़ लो, वो बोलता है कि यार कोई प्रेजुडिस हुआ यानी जीपीएफ, कोई गुड फेथ, प्रेजुडिस और फेलियर ऑफ जस्टिस, ये 3 चीजें एक साथ हैं प्रूव नहीं है तो वो वॉइड नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे यार 462 में को नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज थोड़ी लगा है, इसीलिए गलती माफ नहीं होगी और बकायदा वो वॉइड होगा तो वॉइड होगा, इसमें कोई दौरान नहीं है। अब आप बोलोगे यार ठीक है, ये तो बात जमती है कि अगर कोई पोक्सो का ऑफेंस स्पेशल कोर्ट का पीसी एक्ट का एक मजिस्ट्रेट ने कर दिया वो तो वॉइड बनता है। ये भी बनता है कि आप एक जुवेनाइल को कैसे कर रहे हो। लेकिन मान लो अमर अकबर एंथनी थे, कांगड़ा में खून हुआ, आपने दोनों बंदे कांगड़ा के हैं, अमर और अकबर, पर एंथनी केरला का है, और आपने उसको ट्राई कर दिया, तो फिर क्या प्रेजुडिस हुआ क्या नहीं हुआ, ये वाली बात देखनी है, या 461 लगा के आंख बंद करके वॉइड करना है? तो ये तो गलत होगा ना, आंख बंद करके वॉइड करना ऐसे केसेस में जहां पर ना पोक्सो या स्पेशल मैटर आ रहा है ना उसका जुवेनाइल वाला इशू आ रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ठीक है, लेजिस्लेचर अगर ऑफेंस वर्ड यूज कर देती एल में, 461 के एल में, तो ज्यादा लॉजिकल होता। और ऐसे केसेस में अमर अकबर एंथनी में से एंथनी का ट्रायल को भी बचाया जा सकता था और मल्टीप्लिसिटी से बचा जा सकता था। लेकिन भाई अल्टीमेटली तो 461 में वर्ड यूज नहीं किया ना, ऑफेंस ऑफेंडर कर दिया ना, तो इसीलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो लिखा बट सेक्शन 461 का एल makes the proceedings of a magistrate void if he tried an offender when he was not empowered by law to do so। और 38 में फिर लिखना कि बट बी दैट एज इट में, यानी कि अब जैसा लॉ है लॉ, नॉट व्हाट इट ऑट टू बी बट व्हाट इट इज। ऑस्ट्रेलियन अप्रोच 37 और 38 को कलेक्टिवली पढ़े तो लगता है कि फुल बेंच ने ऑस्ट्रेलियन अप्रोच को पकड़ा कि हम लॉ नहीं लिख रहे, ठीक है, लेजिस्लेचर लॉजिकली उसमें ऑफेंस वर्ड यूज करती तो 462 के साथ कोई इनकॉन्ग्रुइटी यानी कि कोई जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन फैल रहा है तो वो कंफ्यूजन नहीं फैलता। लेकिन अब हम क्या करें, गलती है तो है। तो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज इंटरप्रिटेशन दे दिया और जजमेंट लॉ बना दिया जैसा कुछ लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मैं गलत हूं तो प्लीज नेक्स्ट ऑडियो में मुझे समझाएं। अच्छा, जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 460 461 को एनालिसिस करते हुए ये भी बोला कि भाई देखो 460 का जो जीरो है वो स्माइलिंग चेहरे को याद रखो, और 461 के 1 के डंडे को याद रखो। यानी जब आपकी नलायकी माफ हो जाती है, आप स्माइल करते हो, वो जो 9 ग्राउंड है तो वो माफ हो जाते हैं। तो वो है मतलब ABCDEFGHI तक, ठीक है। और ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो आप इसमें देखो 461 में कितने ग्राउंड है, 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो इसमें 17 है। तो ये 17 इतना सताता है कि आपको डंडे से पिटाई होगी और ट्रायल बिल्कुल विशिएट हो जाएगा। लेकिन 9 रत्नों को तो भाई, उन 9 रत्न है अकबर के, अब उनको तो माफ करना पड़ेगा। एक तो ये आपने याद रखना, 9 और 17, ठीक है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे से एनालिसिस करके बेड एमएलए का फॉर्मूला बताया। बैड एमएलए नहीं, बेड एमएलए, बीईडी एमएलए, ये क्या चीज है भाई? 460 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप ध्यान से देखो, ऑफेंडर वर्ड एक बार भी यूज नहीं किया, ठीक है, जबकि ऑफेंस वर्ड को 3 बार यूज किया बेड बीईडी क्लॉज में। जबकि 461 में ऑफेंडर वर्ड एटलीस्ट 2 बार यूज हुआ। मुन्ना लावारिस का फॉर्मूला कर लो, ठीक है, मुन्ना लावारिस ऑफेंडर है, ठीक है, एम और एल, ठीक है, और ऑफेंस वर्ड एक बार यूज किया, यानी ए, एमएलए का फॉर्मूला है ना, ए क्लॉज में। यानी अगर लेजिस्लेचर ने चुन चुन के वर्ड को यूज किया कि हमने कब ऑफेंडर यूज करना है, कब ऑफेंस, तो हम कौन होते हैं अपना विजडम सप्लीमेंट करने वाले। हाँ, अच्छा होता कि 460 के एल में ऑफेंडर वर्ड यूज होता तो 462 के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं किया लेजिस्लेचर ने, उसीलिए 462 उसको नहीं बचाएगा। बट मेरे हिसाब से, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का है, मेरे हिसाब से, क्योंकि एक सब्सटैंटिव लॉ नहीं है, प्रोसीजरल लॉ है, चाहे शेल है, और उसमें इस शेल को एटलीस्ट 461 के एल के कॉन्सेप्ट में अगर पढ़ें, ठीक है, 462 के साथ पढ़ें, बल्कि पूरे इस चैप्टर 35 के साथ पढ़ें, तो जीपीएफ का फॉर्मूला ही आता है कि अगर गुड फेथ है, प्रेजुडिस किसी को नहीं हुआ, ना डिफेंस, ना प्रोसिक्यूशन, और फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है, तो बिल्कुल 165 के तर्ज पर कोई रिट्रायल नहीं होना चाहिए, कोई ट्रायल विशिएट नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। पर मेरे ख्याल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा।